नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश राजस्थान में टिकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में हुई कलह। कमलनाथ के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी वर्करों का विरोध प्रदर्शन भी पिछले कई दिनों से जारी है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के समर्थक अपने नेताओं को टिकट नहीं देने पर नाराजगी जता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के आवास के बाहर तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई सीटों पर उम्मीदवारों को बदलने को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करा। हुजूर सीट से उन्होंने उम्मीदवार बदलने की मांग की। पार्टी ने यहां से नरेश ज्ञानचंदानी को मैदान में उतारा है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता विष्णु विश्वकर्मा ने बताया कि टिकट सर्वे के आधार पर नहीं दिया गया है। राजस्थान में दोस्तों बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद समर्थकों और टिकट की दावेदारी कर रहे लोगों ने राजसमंद, उदयपुर, कोटा और श्रीगंगानगर सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए। राजसमंद की कुंभलगढ़ सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। वहीं दोस्तों इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई और विधायकों ने भी और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रावण दहन कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, अयोध्या में भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। जी हां दोस्तों, देश भर में मंगलवार को दशहरा का पर्व मनाया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 पहुंचे, जहां वह रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। द्वारका पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले पूजा अर्चना की। वह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। जल्द ही राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति विराजमान होगी। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजने वाला हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जिहाद का नारा हमें बर्दाश्त नहीं, ऋषि सुनक ने चेतावनी दी। कहा पुलिस जरूरी कार्रवाई करे। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग के बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि जिहाद का नारा हमें बर्दाश्त नहीं और पुलिस ऐसे लोगों पर जरूरी कार्रवाई करेगी। इस हफ्ते हमने हमारी सड़कों पर नफरत देखी। जिहाद की अपील करना हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा है। ऐसे मामलों पर हमारी पुलिस जरूरी कार्रवाई करेगी। जिहाद की अपील यहूदी समुदाय के लिए खतरा है, वैसा ही खतरा जैसा ब्रिटेन के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा है। हम हमारे देश में एंटी सेमिटिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोमवार को दोस्तों ऋषि सुनक ने ट्वीट कर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चरमपंथ से निपटा जाएगा, पुलिस कार्यवाही करेगी। नफरत भरे चरमपंथ की बात दोहराने वाले कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ था, जबकि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने तेल अवीव का दौरा भी किया था। दोस्तों शनिवार को सेंट्रल लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन हुआ और उस दौरान इस रैली में 1 लाख से अधिक लोग जुटे। यहां लोगों ने जिहाद का नारा भी लगाया। ब्रिटेन की धरती पर फिलिस्तीन को समर्थन और जिहाद के ऐलान पर कई रिपोर्ट्स मीडिया में आई। इधर पुलिस अफसर मार्क रोली ने भी जिहाद का नारा लगाने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 2024 से पहले भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने वालों से रहें आगाह, मोहन भागवत ने कहा। जी हां दोस्तों, दरअसल कल संघ ने विजयदशमी का उत्सव नागपुर में आयोजित किया। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में हुई जातीय हिंसा पर पूछा कि क्या हिंसा में सीमा पार के उग्रवादी शामिल थे। नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि मेहनती और कुकी समुदाय के लोग कई वर्षों से साथ रहते आ रहे हैं, अचानक उनके बीच हिंसा कैसे भड़क गई। संघर्ष से बाहरी ताकतों को फायदा होता है, क्या बाहरी कारक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मणिपुर में थे। वास्तव में संघर्ष को किसने बढ़ावा दिया? यह हिंसा हो नहीं रही है, इसे कराया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने लोगों से देश की एकता, अखंडता, पहचान और विकास को ध्यान में रखते हुए मतदान करने का आग्रह भी किया। उन्होंने इस दौरान G20 सम्मेलन का भी जिक्र किया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने हमारे देश की विविधता में एकता का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि समस्याओं को सुलझाने के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मणिपुर हिंसा को 175 दिन हुए पूरे, कांग्रेस बोली जिम्मेदारी से बच नहीं सकते प्रधानमंत्री मोदी, पूछे कई सवाल। जी हां दोस्तों, मणिपुर में इस साल 3 मई को मैतई और कुकी समुदाय के बीच में जातीय हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के मंगलवार यानी कि 24 अक्टूबर को 175 दिन पूरे हो गए थे। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर के लोग करीबी से देख रहे हैं कि
इससे प्रधानमंत्री ने मणिपुर राज्य को ऐसे समय में छोड़ दिया है जब उनके हस्तक्षेप की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी राज्य के संकट को पूरी तरह से नजरअंदाज करके जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मणिपुर में हिंसा भड़कने और राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आज 175वां दिन है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री और विधायकों से मुलाकात क्यों नहीं की, जबकि इनमें से ज्यादातर नेता उनकी अपनी ही पार्टी के हैं या उनकी पार्टी के सहयोगी हैं। वहीं उन्होंने पूछा कि संसद में मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से क्यों मुलाकात नहीं की। जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि सभी विषयों पर उपदेश देने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर पर सार्वजनिक रूप से 4-5 मिनट से अधिक क्यों नहीं बोल पाते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मेड इन इंडिया आईफोन 15 से चिढ़ रहे चीनी, कर रहे बाइकआउट की मांग, सोशल मीडिया पर फैला रहे अफवाह। जी हां दोस्तों, भारत एप्पल में अपने आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है। भारत में बढ़ते प्रोडक्शन से चीनी खुश नहीं है। यही वजह है कि चीनी सोशल मीडिया पर भारत में बने आईफोन्स को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। चीनी लोग भारत में बने आईफोन 15 को बाइकआउट की मुहिम चला रहे हैं। भारत में बढ़ते एप्पल के प्रोडक्शन से नाखुश चीनी इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की गलत जानकारियां फैला रहे हैं। इनमें भेदभावपूर्ण पोस्ट से लेकर भारत में आईफोन्स को गंदा यानी कि अनहाइजेनिक बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, पहली बार एप्पल ने मेड इन इंडिया आईफोन के साथ अपनी बिक्री शुरू कर दी है। यानी कि भारत में पहले पुराने आईफोन को असेंबल किया जाता था, लेकिन इस बार कंपनी ने भारत में लेटेस्ट आईफोन 15 की मैन्युफैक्चरिंग लॉन्च से पहले से ही शुरू कर दी है। यही वजह है कि मेड इन इंडिया आईफोन 15 मार्केट में पहले दिन से ही बेचे जा रहे हैं और इसी वजह से चीन को मिर्ची लग रही है, क्योंकि इससे पहले तक चीन एप्पल के द्वारा बनाए गए आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ओबामा बोले गाजा में इजरायली कार्रवाई से कट्टरपंथ और बढ़ेगा, कहा इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार, हमास को खत्म करना होगा। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक लंबा बयान सामने आया है। करीब 1000 शब्दों के इस बयान में ओबामा ने हमास के हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, हमास को खत्म करना होगा। वहीं ओबामा ने इजराइल को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि एक बड़ी आबादी के भोजन, पानी और बिजली की सप्लाई बंद करना इस मानवीय संकट को और बढ़ाएगी। फिलिस्तीन की आने वाली पीढ़ियां ज्यादा कट्टर होंगी और इससे ग्लोबल लेवल पर इजराइल का सपोर्ट कम होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस तरह की कार्रवाई इजराइल को आगे जाके भारी पड़ सकती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दुनिया बहुत खतरनाक मोड़ पर है। इजराइल हमास जंग पर वर्ल्ड बैंक चीफ ने दी चेतावनी, आर्थिक विकास को लग सकता है झटका। जी हां दोस्तों, विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध दुनिया भर में आर्थिक विकास को गंभीर झटका दे सकता है। सऊदी अरब में एक निवेशक सम्मेलन में बोलते हुए अजय बग्गा ने कहा कि हाल ही में इजराइल और गाजा में क्या हुआ, दिन के अंत में आप यह सब एक साथ देखते हैं। मुझे लगता है कि इसका आर्थिक विकास पर काफी गहरा और गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम बहुत खतरनाक मोड़ पर हैं। विश्व नेताओं को डर है कि मौजूदा युद्ध मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष में बदल सकता है। युद्ध ने पहले ही इजराइल की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, जिससे बैंक ऑफ इजराइल को विकास पूर्वानुमान में कटौती करनी पड़ी है। वहीं दोस्तों विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है।